बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं पाथ फेज़। हर चीज़ का एक रास्ता होता है और रास्ते पे चलने के लिए कुछ व्हीकल्स चल सकती हैं और कुछ नहीं चल सकती। तो पाथवेज़ अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं और उनकी विड्थ होती है कि इस पर क्या चलेगा, ट्रैफिक कौन सी है, किस तरह ये रेस ट्रैक है, फार्मूला 1 चलेगी। आज हम बात करेंगे आईएमएफ की। आईएमएफ ने फिजिकल स्पेस देने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान का जो स्टैचुरी ड्राइंग राइट्स हैं वो भी बढ़ा दिए हैं, तो पैसा देने को वो आपको तैयार है। एक तरह से लगता है इट्स एन इंडिकेशन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फेंस। फिर किस चीज़ पे नेगोशिएशंस होगी? प्राइवेटाइजेशन आप एकदम कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए ले डाउन करना है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों से बात करना है और पब्लिक डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी इतनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को प्राइवेटाइज करने के लिए। और वो फिर डिवाइड है बिटवीन प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन एंड ऑल, उनमें इश्यूज़ हैं। नेपरा में आप आगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी को आप एकदम कट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में 4-5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1-2 साल की उसमें काम है, वो भी बड़ा मुश्किल है और बिलिंग करना उसका। तो लगता ये है कि आईएमएफ ये चाहता है कि हम अपने कवानीन में कुछ तरमीम करके उनको बेहतर बना लें या उनके मुताबिक बेहतर बना लें। अभी तक जो रेजिस्टेंस आई है वो इस चीज़ पे आई है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पाकिस्तान के हाथ से। स्टेट बैंक के बारे में हमने जैसे देखा बड़ी मुखालफत हुई कि स्टेट बैंक का होगा, बाहर बैठे हुए वो जो कॉरपोरेशन करेंगे और वगैरह वगैरह। इसी तरह नेपरा है, इसी तरह पैमरा है, ये पैमरा कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, इसी तरह ओगरा है। तो एनर्जी और फाइनेंस, मॉनेटरी साइड और एनर्जी, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हमें पता है पूरी दुनिया की फाइनेंस इन दो पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है। तो आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर डॉक्टर आबिद सुलेरी से और पूछेंगे कि क्या हिकअप्स हैं इसमें कि ये इस कानून को, इन कवानीन को पास करने में इतनी रिलक्टेंस क्यों है। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। क्यों है ये रिलक्टेंस इतनी, जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया, तफसील से कदरे? देखिए, इसके दो जवाब हैं। एक तो इसका थ्योरेटिकल आंसर है, एक इसका प्रैक्टिकल आंसर है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग रेगुलेटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रेगुलेटर्स जो हैं उनको अपने फ़ैसले ख़ुद करना चाहिए। तो ख़्वाह वो किसी भी चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, जो भी आपके स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर वो ऐसा करना शुरू करें तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो पेस होगी उन फैसलों की, उसकी जो सीक्वेंसिंग होगी, उसका जो असर होगा, वो शायद हुकूमतों के लिए फिर बाज़ औक़ात में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगा? वो किसी नहीं, वो सूट तो आइडियली हमें ही कर रहा होगा। अच्छा, हाँ, लॉन्ग रन में बिल्कुल ठीक। लेट्स से ना, देखिए आज आप एनर्जी सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ था आपको मालूम है? ये शुरू हुआ था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, इलेक्शन में, जब उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई। हाँ, वो शौकत अजीज़ के जो लास्ट ईयर था, तो उसमें जो कि आगे इन द रन अप टू इलेक्शन एनर्जी प्राइसेस यहाँ से यहाँ पहुँच गई थी। पाकिस्तान में सिर्फ इतनी सी कीमत बढ़ाई गई थी, बाकी सारा का सारा जो था वो कर दिया गया था। और उसी से फिर वो बढ़ता आज एक मॉन्स्टर बन गया एनर्जी सर्कुलर डेट। इसी तरीके से जब ओगरा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से वो करती है हर 15 दिन के बाद कि जनाब आज डीजल की कीमत इतनी बढ़ा दी जाए, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा दी जाए। तो अगेन अगर तो वो सारा का सारा पास ऑन होता जाता है जिस हिसाब से ओगरा की रिकमेंडेशन आती हैं, तो एनर्जी सर्कुलर डेट नहीं होगा, इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कीमतें होंगी। लेकिन क्या होगा कि उसका अवाम पे बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन भी आएगा, उन पर असर भी पड़ेगा। आज जो है अगर आप देखते हैं तो कोई $75-76 पर बैरल पे इस वक्त एनर्जी की प्राइस, क्रूड की प्राइस पहुंची है। अब अगर ओगरा की फरमाइश के हिसाब से उसको कर दिया जाता है और एकदम से 10-12 रुपये पर लीटर अगर पेट्रोल 130-40 पे हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ती है, तो उसका जो रिपरकशन आएगी वो कहाँ पे आएगी? सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, वो हुकूमत पे आएगी। तो इसलिए इसका एक फ़ाइन बैलेंस रखना कि जो आपकी मकनना है, जो पार्लियामेंट है, जो आपके एग्जेक्टिव है, उनके डिस्क्रिशन में कोई चीज़ हो जिस पे वो कह सकें कि हाँ जी रेगुलेटर ने ये कहा, हमने ये सिर्फ ये किया, बाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि हम बर्दाश्त करेंगे। तो वो हुकूमत को सूट करता है और करना चाहिए, उसके पास को भी, स्टेट को भी, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन उसका इन द लॉन्ग रन जो असर होगा वो यही होगा कि इन द लॉन्ग रन वो बढ़ता चला जाएगा
कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा होगा। तो IMF है जब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करती है तो वो इन रेगुलेटर्स को बिल्कुल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार देखना चाहती है कि जनाब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जो ओगरा है वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी सिफारिशात भेजे, हर दफ़ा जो नेपरा है वो बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को सिफारिशात भेज रही हो, या वो तो उनका ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट जो होती चली जाए। इसी तरह से स्टेट बैंक जो है वो ख़ुद मुख्तार हो, जो कि प्रैक्टिकली शायद उस पर किसी ज़माने में जब आप देखते हैं ये रज़ा बाकर साहब के आने से पहले तक, तो स्टेट बैंक जो है वो आपको याद होगा कि हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो जो शरह सूद में कमी या इजाफे का ऐलान भी वो किया करते थे। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, बल्कि एक से ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर्स थे कि जो इसमें बताते थे कि जी मॉनेटरी पॉलिसी अब यहाँ है यहाँ। तो वहाँ पे आके तो वो एक जो इम्प्रेशन जाता था कि शायद स्टेट बैंक जो है वो सबसर्विएंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, जो कि ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। स्टेट बैंक को एक इंडिपेंडेंट बैंकर्स बैंक है, रेगुलेटर के तौर पे काम करना चाहिए। तो वो चीज़ जो है वो तो भी चल रही है और वो चलती रहेगी। उसका जवाब क्या है, जवाब मेरे पास नहीं है कि उसका जवाब क्या है, लेकिन एज ए सेट कि इसका एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि ना तो ऐसा हो कि हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ सियासी बुनियादों पर फैसला करते हुए वो स्टेट के इंटरेस्ट को मद्देनज़र ना रखें। हाँ, यानी इन द लॉन्ग रन आने वाली हुकूमतों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र ना रखें, जैसा कि हमने देखा माजी में एनर्जी सर्कुलर डेट की जब हम बात करते हैं कि अगर उस वक्त शौकत अजीज़ साहब जो थे वो उसको एनर्जी के जो कीमतें हैं ग्रेजुअली बढ़ने देते तो शायद आज जिन हालात में बैठे हैं वो ऐसा ना होता। या फिर हमें उसके जो प्राइसिंग मैकेनिज़्म है स्पेशली इन केस ऑफ एनर्जी उसको ऐसे करना होगा जैसा कि अब इंडिया में है। तो इंडिया में रोज़ाना की बेसिस पे पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है उसमें उतार चढ़ाव होता है। लेकिन इंडिया में तो स्टेट्स में भी अलग अलग होता है ना। लेकिन देखिए ना, हर स्टेट में अलग है, यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते। उसका फ़ायदा देखिए, उसका फ़ायदा ये होता है ना कि अगर आपका डेली बेसिस पे हो रहा है जो भी आप उसका रेट करते हैं, अगर आप कुछ देर के लिए जो है उसका फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन जो है वो दे भी रहे होते हैं गिलगित बल्तिस्तान को कराची के मुकाबले में, तो अगर ये डेली बेसिस पे हो रहा होगा तो शायद एकदम से जो 15 दिन के बाद इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। जैसे करेंसी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसको ग्रेजुअली मार्केट के मुताबिक जो भी उसमें उतार चढ़ाव आता है तो कितना आ जाता है, रुपया बढ़ गया, 1 रुपया कम हो गया, 20 पैसे बढ़ गया, 10 पैसे कम हो गया। तो जब आप उसको 3-4 साल रोक के एकदम बढ़ाते हैं तो फिर वो एक बम शेल की तरह गिरता है। तो ये मुख्तलिफ गवर्नेंस मॉडल्स हैं जो कि हर मुल्क को अपनी अपनी। स्टेट बैंक पे हमने पहले भी डिस्कशन की है, फिर करेंगे। आज मेरा ख्याल है नेपरा पे करते हैं। एक तो प्राइसेस हैं, दूसरा सर्कुलर डेट है। इसके अलावा भी कोई इश्यूज़ हैं स्ट्रक्चरल जो बड़े सवियर हों, जैसे पहले हमने ये डिस्कोस वगैरह में कुछ देखे और इस वक्त हैं जिसमें कानून। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस वक्त ओगरा को भी देखना है वो है मुख्तलिफ पावर प्लांट्स, उनकी एफिशिएंसी। नेपरा को, ओगरा को। अच्छा, ओगरा को वो ओगरा के अंडर आएगी ना कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है कि किस पावर प्लांट ने कितना फ्यूल इस्तेमाल करके कितनी बिजली पैदा की। तो वो जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट है एंड पे तो वो एक मिक्सचर बनेगा ना, लेकिन उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है उसके लिए आपको ये देखना कि यानी एक गाड़ी है आपकी वो 1 लीटर में आपको 20 किलोमीटर करती है, दूसरी गाड़ी है वो 7 किलोमीटर करती है। तो अब आपको देखना है कि आप किस गाड़ी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि आपको माइलेज जो है वो ऑप्टिमल मिले जो पर लीटर। बिल्कुल। तो अगर आप वो फैसला नहीं कर पाते और फिर आप कहते हैं कि जी बहुत ख़र्चा हो रहा है, तो ज़ाहिर है उस पर आपकी स्वाबदी जो भी आपके पास स्वाबदी इख्तियार था वो आपने उसको ठीक से यूज़ नहीं किया। इसी तरह से जब हम नेपरा की बात करते हैं तो नेपरा में देखिए ना उसमें जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं ह्यूज है ना, डिस्ट्रीब्यूशन खास तौर पे। हाँ, तो वो तो ज़ाहिर अब वो नेपरा का काम है कि उसको देख रही हो आपकी कौन सी डिस्को जो है वो कितनी एफिशिएंट कलेक्टर है। उसके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत है कि किस डिस्को को पेनलाइज करें और किस डिस्को को रिवॉर्ड करें और आगे चलें। क्या आपके माइंड में क्या है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए इस वक्त डिस्कोस जो है वो चूँकि या डिस्कोस की भी नहीं हम बात करते, उस एक दफ़ा जब बिजली घर से निकल गई बिजली तो ट्रांसमिशन को तो आप छोड़ देना, वो तो एक और चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग डिस्कोस है, उसके लिए क्या कानून हो सकता है? ट्रांसमिशन को भी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि आपका एक सिग्निफिकेंट लॉस है जो कि ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है। आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत के ज़माने में भी यही था कि जी 20,000 मेगावाट से ऊपर जो ही आती है तो ग्रिड ट्रिप कर जाते हैं। अब थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई, लेकिन अभी भी बहरहाल
आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। डिस्कोस के बारे में पिछली हुकूमत ने भी कोशिश की, इस हुकूमत ने भी ऑफ़र दी कि डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। प्राइवेटाइज कर दिया जाए, हाँ। अच्छा, याद है आपको कि पिछली हुकूमत ने भी ऑफ़र दी थी, बल्कि कराची को भी कहा गया था कि जनाब आप डिस्कोस जो है वो सिंध हुकूमत ने कोशिश तो की है। ये जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई वो जो अब राज वाला वो निकला है नहीं, लेकिन वो केई जो है केई का हाइब्रिड मॉडल बन गया ना, वो प्राइवेटाइज होने के बावजूद स्टेट से सब्सिडी भी लेती है। नहीं, वो तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल, लेकिन वही ना वो फिर था शामिल भाई, लेकिन वो दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक प्रोडक्शन का, वो एक हाइब्रिड मॉडल बन गया ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उसको आप चेंज अब तो नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी के आपके बाकी के जो डिस्कोज हैं वो तो जनरेट नहीं कर रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे, तो उनको अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं तो जाहिर है कि फिर या उनको आप सूबों को देते हैं तो जाहिर है फिर हर सूबे की कोशिश होगी कि भाई उससे उसको रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो अदरवाइज़ तो वो जब तक वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी में है तो तब तक तो उसमें जो लॉसेस आ रहे हैं, वफाक काफ़ी दूर बैठा होता है और ग्राउंड पे वैसे कई जगह पे देखा गया है कि जो आपने ग्राउंड पे सूबों को दिया उससे बल्कि एफिशिएंसी कम होती है कई दफ़ा। तो देखिए हमारी 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे एफिशिएंसी बेहतर हुई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें एफिशिएंसी कम हुई है। एक जो हमारे पास सक्सेसफुल एग्जांपल है वो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की है। प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनी तो PRA जब बनी तो आप देखिए कि पंजाब की कलेक्शन देखें, सिंध की कलेक्शन देखें, सूबों के अपने जो महसूलात थे उनमें एक खातर खा उनमें इजाफा हुआ। तो अब एक रूल ऑफ थंब हम नहीं कह सकते कि जब हम उसको प्राइवेटाइज़ कर देंगे या उसको डिवॉल्व कर देंगे तो उसकी लाजमन कारकर्दगी गिर जाएगी या बेहतर हो जाएगी। तो उसके बाद उसकी जो बाकी बहुत से हैं एक्टर्स और फैक्टर्स वो उस पर असरअंदाज होंगे। ये बताएंगे जो जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वैसे मुझे ख्याल आया सोचते हुए, अभी आपसे बातचीत कर रहा था तो आई वाज थिंकिंग, ये जो जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं इनमें जो लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से लॉस है दैट इज़ ह्यूज। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ करेक्ट कर लेने से डू यू थिंक कि, मुझे पता है कि 30% वेस्ट होता है रेवेन्यू में, वो भी उसमें पावर जो है वो 30% वेस्टेज होता है जो कि 5 या 6% होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं समझते कि पावर प्लांट्स जो हैं इनसे बातचीत करके दोबारा से रीनिगोशिएट करके, देखिए वो जो PPAs थे वो यही कोशिश की जा रही है, पावर परचेज एग्रीमेंट को जो रीनिगोशिएट किया जा रहा था, अभी फ्रंट तो लोडेड थे बड़े, अभी तो वो जो थे हमारे पुराने 1994-95 वाले, अभी तो उनको बेनज़ीर के दौर में, अभी तो वो निगोशिएट वगैरह रीनिगोशिएट हो रहे हैं, वो तो इसलिए हो रहे हैं कि 25 साल उनका पूरे हो गए। लेकिन अल्टीमेटली अब आपको अपने तमाम पावर, लेकिन हमारे इस वक्त जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं अगर वो डॉलर इंडेक्सेशन में तो उनको रुपये में लेके आना होगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है, कंज्यूमर जो है वो रुपये में पैसे दे रहा है और आपको आगे उसको रुपये में लेके आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फ्रंट लोडेड हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन, उनका टाइम पीरियड है उसको ओवर द ईयर्स उसको सर्कुलेट करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसमें कि नेपरा का और ओगरा का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो रेगुलेटर्स का, वो है कि क्या मैं एज ए जनरेटर पावर प्रोड्यूसर क्या मैं वो एफिशिएंसी दे रहा हूँ जो कि मैंने कमिट की थी, क्या मेरी वो जो वैल्यू फॉर मनी है मैं वो दे रहा हूँ जो कि मैंने कमिट की थी, मेरे पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, और अगर वो उसके मुताबिक वो एफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं एक महंगी बिजली पैदा करके। मुझे एनर्जी ऑडिट का आपने शुरू में जिक्र किया कि उसकी जो एफिशिएंट एनर्जी ऑडिट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि शायद एक आपके अदारे ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये फ्यूल एफिशिएंसी के इलेक्ट्रिक पे निकाली थी। अब एक प्लांट, दो चीज़ें, एक तो प्लांट इम्पोर्ट किया गया है जो कि प्लांट बहुत ज़्यादा खाता है, जैसे पुरानी गाड़ियाँ थी, एक क्योंकि फ्यूल देना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है इसलिए दे डोंट केयर, दूसरा क्योंकि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है इसलिए उसकी जो BTU वैल्यू है उसके मुताबिक फ्यूल वो परचेज़ ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, या वो हवा परचेज़ कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें तो बड़ा मुश्किल है। ये है ना कि बहुत सी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट गैस नहीं दे पाती, बहुत से गैस प्लांट्स लगाए गए जिसमें गैस देना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जब गैस नहीं दे पाती तो फिर उसमें आप हुकूमत जो है वो अल्टरनेटिव फ्यूल जो है वो दे रही होती है, यानी फर्नेस ऑयल दे रही है, या तो जब फर्नेस ऑयल देगी तो वो जो एक कॉस्ट ऑफ डिफरेंस है वो हुकूमत के, वो भी एनर्जी सर्कुलर डेट का हिस्सा बनता चला जा रहा होता है कि जनाब गैस चूँकि हुकूमत नहीं दे सकी थी, हुकूमत ने ऑयल दिया, फर्नेस ऑयल दिया, फर्नेस ऑयल पे
जो प्लांट चल रहा है और उसमें उसकी प्राइस और जो गैस की कॉस्ट थी उसकी प्राइस में जो भी डिफरेंस होगा वो हुकूमत अपने ज़िम्मे लेती जाती है। तो एक तीसरी भी मैं सोच रहा था, ये जो कोयले वाले लगे हैं प्लांट जो अब करने के लिए, इनमें कुछ अब वो लगा साहिवाल में बाहर से कोयला आएगा फिर ट्रेन से वापस जाएगा, तो वो तो फ्रेट चार्ज ही इतना महंगा, फ्रेट के अलावा उसमें जो एनवायरमेंट तो होगी। दूसरी बात ये साहिवाल जो देखें, अब साहिवाल जो हब है एग्रीकल्चर का, दूसरी बात उसमें मैं ये सोच रहा था कि 12,000 BTU पे कोयला जो है वो कहते हैं कि ये 1200 पे आके वो एफिशिएंट होता है कि वो करे, तो हमेशा उसका दारोमदार इम्पोर्टेड कोल पे रहेगा। तो इसका तो क्या हल करेंगे आप? ये कोल पे तो मेरा ख्याल है, और वो अभी कमीशन हुए 25 साल पड़े हैं। कोल पे तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे जो इस वक्त इंटरनेशनल ये COP26 की प्रिपरेशन के लिए UK गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक एनर्जी ट्रांजिशन काउंसिल बनाई है, वहाँ पे हमें अपना केस लेके जाना चाहिए। हमें डेट स्वैप फॉर नेचर में अपना केस लेके जाना चाहिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड में अपना केस लेके जाना चाहिए, जिसमें हम ये थ्योरेटिकल पूछें। मुझे पता है कि जो मैं बात करने वाला हूँ मुश्किल है, ऐसा प्रैक्टिकली करना मुश्किल होता है कि अगर हम आज कोयले के 4 प्लांट स्क्रैप कर दें, 4 है कि जी हम नहीं इनसे बिजली हम नहीं लेंगे, कोयले का इस्तेमाल हम तर्क कर देते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें देती क्या उसके बदले में? क्योंकि जब भी आप कमर्शियल एक कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वो फौरी तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाएगा, पेनलाइज होंगे, वो सू करेगा, पेनलाइज करेगा। लेकिन इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया जो है, डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, वो कोयले से ट्रांजिशन एडवोकेट कर रहा है, एनर्जी की ट्रांजिशन की बात की जा रही है। और मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए बताता चला जाऊँ कि हमें कोयले पे क्यों आना पड़ा। अगर हमें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील मिल जाती जो कि इंडिया को मिल गई थी और पाकिस्तान को उससे महरूम रखा गया था, तो जाहिर है कि हमारी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी हो जाती। अगर वो नहीं हो रही थी तो इसीलिए हमें एक डर्टी फ्यूल पे जाना पड़ा ना। अब अगर हम उस डर्टी फ्यूल पे हैं तो हमें इस वक्त ये देखना है कि ये ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये एनर्जी ट्रांजिशन काउंसिल, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये बाकी आपके जो मल्टीलैटरल्स हैं जो कि इस वक्त एनवायरनमेंट को राइटली ग्रीन एंड क्लीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को यहाँ पे कि अभी हमारा आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ रहा है कोयले की तरफ, तो हमें उसके बदले में ऑफर क्या करते हैं? अच्छा, आखिरी 2 क्वेश्चन इस पे करते हैं। एक तो ये कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है वो जो $100 बिलियन का पेरिस वाले में वादा हुआ था और मिले कुछ नहीं उसमें से थोड़े? नहीं, वो इसलिए नहीं मिले ना, कभी $100 उसमें किसी ने दिए ही नहीं जो दिए उससे कुछ तो दे ना, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर। देखे ना कि अभी वो यही तो उसमें एक इशू चल रहा है कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने पेरिस की कमिटमेंट्स पूरी ही नहीं की। स्पेशली ट्रंप के दौर में, अमेरिका के विड्रॉल के बाद तो वो तकरीबन नॉन फंक्शनल हो गया था। तो अब बाइडन के आने के बाद अभी दोबारा से उसमें कोई थोड़ी सी जान पड़ने की। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई सारे क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, आखिरी चीज़ ये बताएं कि कानून में फिर क्या 2-3 चीज़ें अगर मैं पूछूं कि चेंज करना है जो दोनों साइड पे, वो क्या है? देखिए, इस वक्त हमें रेगुलेटर को एम्पावर करना है, रेगुलेटर का रोल बढ़ाना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्टेट्स एबिलिटी कि वो एक अपना थ्रेशोल्ड रखे जहाँ पे कि वो इंटरफेयर कर सके। रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का इख्तियार किसी न किसी के पास होता है ना, अगर नहीं होगा तो पता है कि जी डैम टूट जाएगा पानी अगर बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को या हुकूमत वक्त को ये लगे कि जनाब रेगुलेटर का ये फ़ैसला जो है ये सोसाइटी में एक डिसइंटीग्रेशन पैदा करेगा, एक कैओस की सिचुएशन आ जाएगी, सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, तो उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो वहाँ पे इंटरफेयर करे, अदरवाइज वो इंटरफेयर ना करे। जैसे कि स्टेट बैंक है, वो जो आपका एक्सचेंज रेट है इस वक्त, वो सिर्फ उसी वक्त मार्केट में इंटरफेयर करता है जब उसको लगता है कि जी एक ख़ास थ्रेशोल्ड से रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में वो बहुत नीचे चला गया है या हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी या बहुत ऊपर, तो वो उस वक्त बिल्कुल ठीक है। तो ये एक दूसरी चीज़ सेफ्टी वेल्व रखते हुए ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ सॉवरेनिटी, दूसरी चीज़ देखिए, पहली चीज़ सॉवरेनिटी, दूसरी चीज़ जो है कि इन रेगुलेटरी अदारों में इसकी जो कॉम्पिटेंसी है और इनकी जो कैपेसिटी है उसको भी तो आप किसी को असेस करना पड़ेगा। यानी अगर आप मुझे रेगुलेटर बिठाते हैं किसी और मुझे उस सेक्टर के अलफ बे का भी नहीं पता है या मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मैं बहुत काबिल हूँ लेकिन मेरी टीम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है नीचे, तो जब तक आपके पास वो कैपेसिटी नहीं होगी रेगुलेटर में, तब तक रेगुलेटर से आप जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं ले पाएंगे। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नैरेटिव बिल्डिंग, कि आप जब मुश्किल फ़ैसले करने का वक्त आता है तो किस तरीके से लोगों को उसमें एतमाद में लेते हैं
और ना सिर्फ ये नैरेटिव बिल्डिंग बल्कि वो जो एक ट्रांजिशन होती है उस ट्रांजिशन की कॉस्ट कौन बर्दाश्त कर रहा होगा। यानी आप बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, वो जो ज़ाहिर है वो नीचे ना करें, हाँ, बल्कि वर्टिकल उस पर, हाँ, तो वो जो ट्रांजिशन की कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांजिशन की कॉस्ट के लिए मैं वही लफ्ज़ यूज़ करूँगा जो कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन में यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि CO2 एमिशन में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसके लॉस के लिए ज़्यादा पे करें, जो गरीब ममालिक हैं वो कम पे करें, जो कि डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट है ना। तो इसी तरह से ये जो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कहते हैं कि वी आर नॉट इक्वल बट वी आर इक्विटेबल, हाँ, उसी तरह। हाँ, तो ये जो ट्रांजिशंस होंगी एनर्जी में, बाकी सेक्टर्स में रेगुलेटर्स जो ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, तो इसका सारा का सारा मलबा बॉटम 40% क्वांटाइल पे ना आ गिरे, ये जिनकी सकत ज़्यादा है उन पे ज़्यादा बोझ आए। जब प्रोग्राम ख़त्म करने से आखिरी में एक चीज़ छोटी सी पूछता हूँ, डू यू थिंक कि ये नेपरा शेपरा जो है इनको निगोशिएशन स्पीयर हेड करनी चाहिए पावर परचेज एग्रीमेंट को? मैं वो 94 वाली बात नहीं, क्योंकि उनका तो एक 25 साल ख़त्म हो गया ना, दोबारा से वो हो रहा है। ये जो नए रेगुलेटर का काम निगोशिएशन नहीं होता है। अच्छा, रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर का सिर्फ रेगुलेशन करे, रेगुलेटर का काम तो अदरवाइज तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। तो रेगुलेटर का काम जो है गवर्नमेंट करे। हाँ, तो वो तो रेगुलेट नेगोशिएशन जो है वो तो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज कर रही होंगी ना। रेगुलेटर ने तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को वॉच करना है, रेगुलेटर ने जो भी उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, जो एक सेट क्राइटेरिया है, देखना है कि वो उसके मुताबिक चीज़ें। लेकिन गवर्नमेंट और वो दोनों जाएंगे तो चीज़ें हो रही हैं या नहीं, के लिए रेगुलेटर के पास ही ना चीज़ें। हाँ, तो यानी रेगुलेटर नेगोशिएट नहीं करेगा, लेकिन अपील के लिए दोनों उन्हीं के पास। हाँ, तो वो उसमें फिर रेगुलेटर पे ये कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि रेगुलेटर उसको स्क्रूटिनाइज कर सके। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम में हमने इम्पॉर्टेंट तरीन कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें सबसे पहली तो ये, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल मसाइल हैं उनका 1/2 कम अज़ कम, अगर 2/3 नहीं भी, तो एनर्जी की वजह से, महंगी एनर्जी की वजह से महंगा यूनिट बनता है, उससे आपका प्रोड्यूस महंगी हो जाती है, एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, compete नहीं कर सकते, लोड शेडिंग करनी पड़ती है, पावर का जो हमने एक कैपेसिटी पेमेंट है वो देनी पड़ती है, बग़ैर बिजली बनाए लोग 400-400 अरब रुपया लेके जा रहे हैं डॉल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नेपरा को सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट नेपरा में की जाए। उसमें आज के प्रोग्राम से ये सामने आया है कि देयर आर 3 थिंग्स। एक चीज़ तो ये है कि सॉवरेनिटी वाली बात जो है कि गवर्नमेंट का केयर, वो दूसरा कि जो उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए इतनी कि वो करें, तीसरा कानून के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को और या उसको सजेस्ट करके आगे ले सके। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हम ये रेगुलेटर के इशू को, ओगरा को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनर्जी ऑडिट की कराची की एक रिपोर्ट थी, बाकी भी मैं समझता हूँ कि उसी तरह अप्लाई होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी में हम बारी बारी और स्टेट बैंक को भी इसी तरह करेंगे, क्योंकि लगता ये है कि IMF जब फिजिकल साइड पे हम पे मेहरबान है तो ज़्यादातर ब्रंट नेगोशिएशंस का अब इन लॉज को आगे चलाने पे आएगा, जिसके बारे में बाद में लोग क्रिप करते हैं कि फ़लाँ मौके पे लॉ में ये चेंज हुआ जिससे सॉवरेनिटी चली गई, फ़लाँ मौके पे 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमसे करवा दी गई जिसने फेडरेशन को कॉन्फेडरेशन बना दी, एंड वगैरह वगैरह। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हो सके तो प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।